Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9th chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेस्ट योर सेल्फ नंबर 4.4 और इन क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे हमारा नॉलेज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस. लेकिन याद रहे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको रिलेट करना है इसे उस टॉपिक के साथ जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है और फौरन से रिवाइज कर लेने हैं उस टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट्स और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए लिखेंगे अपना आंसर. सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, विच इज व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की और हमें ये बताना है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं. जब हम हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ वाला, तब वहाँ भी हमने डिस्कस किया कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. जैसे फॉर सोडियम क्लोराइड it could be the melting point could be above 800 and boiling point could be above 1400, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है. तो उसकी रीज़न देख लेते हैं. As ionic compounds, they are made up of positively and negatively charged ions, which are called as cations or anions. There exist strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. अब जब strong forces of attraction होंगी, so a great amount of energy is required to break those forces. And therefore, ionic compounds, they have high melting and boiling point. जैसा कि आयंस बनते हैं to make ionic compound. अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और वो बना देगा क्लोराइड आयन. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे बाय अ स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स और वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और वो फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है. और आयनिक बॉन्ड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होते. जी हाँ, आयनिक कंपाउंड्स का सबसे छोटा यूनिट उसका फॉर्मूला यूनिट होता है जो कि होती है उसकी सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन दी आयंस. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी को हमने डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो मैलिएबिलिटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स. यानी कि आप मेटल की तहें बना सकते हैं, आप मेटल को हैमर करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप वाइट बोर्ड की बात करें तो उसके किनारे एक बहुत ही बारीक सी मेटल से मिलके बने हैं. सो वो मेटल शुरू से ही बारीक नहीं थी, उसको हैमर करके शीट में कन्वर्ट किया गया है. इसी तरह आपने एल्यूमिनियम फॉयल अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल की होगी. सो वो एल्यूमिनियम बेसिकली एक मेटल है, लेकिन ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि आप उसे शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. द रीज़न इज़ कि मेटल में जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं और उनके अंदर आयंस फ्लो कर रहे होते हैं. सो उस आयंस के फ्लो करने की वजह से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो मैलिएबिलिटी शो करेगी. और मेटल्स को इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल भी किया जाता है. जैसे कि ज्वेलरी में जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ये यूज़ होते हैं. जैसे कि वायर्स बनाने में कॉपर यूज़ होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है. और याद रखें कॉपर की एक और प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से वो वायर्स बनाता है, वो है डक्टिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स easily soluble in water. So here you need to discuss the solubility of ionic compounds जो कि हमने डिस्कस की थी in properties of ionic compounds. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की solubility डिपेंड करेगी कि उस चीज़ का आपस में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या नहीं. आपस की एनर्जी, उनकी आपस का जो बॉन्ड है, आपस में जो लिंक है, वो वीक हो सकता है कि नहीं, फिर ही वो किसी दूसरी चीज़ में सॉल्युबल होगा.
यानी कि अगर हमने देखना है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में कितना सॉल्युबल है, तो उसके लिए आपको ये पता लगाना है कि जिस चीज़ में आप सॉल्युबल करने जा रहे हैं क्या उसमें इतनी पावर है कि वो डिसॉल्व होने वाली चीज़ का दरमियान की फोर्सेस को कम कर सके या उन फोर्सेस को इतना वीक कर सके कि वो दूसरे के अंदर प्रॉपरली मिक्सड अप हो जाएं। सो आयनिक कंपाउंड्स दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। जी हाँ, एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो पोलर सब्सटेंस है। एंड यू नो व्हाट इज अ पोलर सब्सटेंस, राइट? पोलर मतलब जिसमें दो पोल्स बन जाते हैं और उन पोल्स पे कोई चार्ज आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है। और याद रखें कि आयनिक कंपाउंड्स में प्रॉपर चार्ज आता है, प्लस या माइनस। लेकिन जब हम पोलर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें आता है पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये तो हुई एक रीजन कि चूंकि वाटर पोलर है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा होता है, और आयनिक कंपाउंड्स में तो आयंस हैं जिनमें प्रॉपर चार्जेस हैं, तो वो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे में मिक्सड अप हो जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में। इसके अलावा भी एक रीजन है विच इज हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, कि वाटर का होता है हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब आखिर ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? So dielectric constant is the extent to which the force of attraction between two oppositely charged ions is decreased due to a solvent. उसे कहते हैं dielectric constant, और वाटर का dielectric constant बहुत हाई है और उसके हाई होने की वजह से वो चीजों को आसानी से अपने अंदर सॉल्युबल करा लेता है। अब जब dielectric constant हाई होगा so it will weak the attractions between the ions of ionic compound। और जैसा कि हम जानते हैं कि like dissolves like, यानी कि similar solvents dissolve करेंगे similar solvents को। So ionic compounds they are polar, so that's why they are soluble in polar solvents like water। So जब भी आपने ionic compounds की water में solubility डिस्कस करनी है तो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करनी होगी। एक कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, यानी कि वो पोल्स बनाता है, और आयनिक कंपाउंड्स भी काइंड ऑफ पोलर हैं, मतलब उनमें भी कंप्लीट चार्जेस आते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की। अब अगर देखें एग्जाम्पल की तरफ तो कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें, और सबसे कॉमन आयनिक कंपाउंड जो कि आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। सो आप सिंपल एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड कैन बी इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो ये तो था क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। इसी तरह आपको कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए हमें कोवेलेंट कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आंसर स्टेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस टेस्ट योरसेल्फ इज व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब हमें पता है कि डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के डिफरेंट होने की वजह से, और हमने हर बॉन्ड में ये डिटेल में डिस्कस किया था कि ये बॉन्ड किस किस्म के एटम्स बनाएंगे, ये बॉन्ड किस किस्म के एटम्स बनाएंगे, और समटाइम्स हमने ग्रुप्स में स्पेसिफाई भी किया था। सो अगर आपको पता लगाना है कि सोडियम क्लोराइड में किस किस्म का बॉन्ड बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम किस तरह का एटम है और क्लोरीन किस तरह का एटम है, क्योंकि ये मिलके बना है सोडियम और क्लोरीन से। तो अगर हम इन दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज का पता है तो हम आसानी से पता चला सकते हैं कि आखिर उसमें कौन सा बॉन्ड होगा। वी नो दैट सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, ग्रुप 1, जिसमें होता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और सोडियम है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और अगर बात करें क्लोरीन की तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो जब पॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें आपस में मिलेंगी तो उससे बनते हैं आयंस, और आयंस कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और बनता है आयनिक बॉन्ड। जी हाँ, सो वी कैन से दैट NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। क्यों? द रीजन इज बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। Next question is question number 5. Why the covalent compounds of bigger size molecules have high melting points? हमने देखा था कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के अंदर कि
अगर कोवलेंट कंपाउंड्स का साइज ज़्यादा होता है, हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाएंगे। साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखी थी कि वो हार्ड हो जाएंगे लाइक दिस। सो अब हमें देनी है उसकी रीज़न। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वाई से, सो हमें स्टेट करनी है उसकी रीज़न। सो कोवलेंट कंपाउंड्स of bigger size molecules have 3-dimensional bonding in them. 3-dimensional bonding होने की वजह से वो बहुत strong हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एटम्स जब 3-dimensional bonding में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। So they are going to form covalent crystals which are very stable and hard. तो covalent crystal जो कि stable और hard होंगे, तो hard चीज़ों का melting और boiling point भी हाई होने वाला है। और अगर बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो वो हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज लिटिल बिट टेक्निकल और इसमें थोड़ी सी सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी। सो स्टेटमेंट इज, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर एटम्स। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम। ये है इसका ए पार्ट, कि आपने ये बताना है कि ये दो चीजें जो गिवन हैं, दो एटम्स, उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, यानी कि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये हमें बताना है बाय लुकिंग एट द टू एटम्स। और बी पार्ट ये है कि कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ, यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हीं पेयर्स को मेंशन करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालनी पड़ेंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस, क्योंकि वही डिफरेंस बताएगा कि ये किस किस्म का कंपाउंड बनेगा और आखिर इसे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो कैसे लिखेंगे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं हमारे लाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ बॉन्ड का पता लगाने के लिए हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और उसके लिए हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इंडिविजुअल एटम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि दो दो एलिमेंट्स, हम इन्हें एटम्स भी कह सकते हैं। सो हमें पता होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हम इजीली उसमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, और वही डिफरेंस हमें बताएगा कि वो किस तरह का कंपाउंड बनाने वाला है, यानी कि उसमें बॉन्ड किस नेचर का डेवलप होगा। जब हम पढ़ रहे थे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे डिफरेंट तरह का बॉन्ड कैसे बनता है। सो वही नॉलेज हम यहाँ यूज़ करेंगे और कुछ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स का नॉलेज भी यूज़ होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। H एंड Cl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, और अगर बात करें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो वो होती है 3.2, यानी कि डिफरेंस होगा 3.2 minus 2.2 and answer is going to be equal to 1, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई 1। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1 है तो वो किस तरह का कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि उसके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा कोवलेंट इन नेचर। अब कोवलेंट वो बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग से बनता है। अब अगर बात करें हाइड्रोजन और सोडियम की, तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके लिए नहीं होने वाली है। सो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, लेकिन अगर बात करें सोडियम की तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, एंड इफ यू विल सब्ट्रैक्ट देम बोथ तो आपके पास आंसर आएगा 1.3। वैल्यू 1.3 1.7 से लेस है, और हमने पढ़ा था कि अगर 1.7 से डिफरेंस लेस होगा तो वो बनेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स, लेकिन प्रीडोमिनेटली का वर्ड इसीलिए आया था कि समटाइम्स हो सकता है
कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो मीट करते हो मगर कोवेलेंट कंपाउंड्स ना बनाएं। चूंकि सोडियम और हाइड्रोजन दोनों की रिक्वायरमेंट में 1-1 इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है, यानी कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगर सोडियम और हाइड्रोजन शेयरिंग करते हैं तो हाइड्रोजन की नीड तो पूरी हो जाएगी मगर सोडियम की नीड पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में तो होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सो चूंकि सोडियम एक मेटल है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। सो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, तो जो बॉन्ड आएगा वो है आयोनिक बॉन्ड। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ विच इज सोडियम एंड आयोडीन। जैसा कि हमने अभी देखा कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, तो अब देख लेते हैं कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5। तो अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है सो वी आर गोइंग टू डू 2.5, जाहिर है हायर से ही लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 0.9, और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं बाय अप्लाइंग मैथ्स रूल्स तो आंसर वुड बी 1.6। सो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से और आयोडीन बिलोंग करता है हेलोजन वाले ग्रुप से जो कि है ग्रुप नंबर 17। तो सोडियम और आयोडीन इन दोनों के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड बिकॉज सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आयोडीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो कि सोडियम इजीली प्रोवाइड कर देता है। सो द बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड आयोडीन इज आयोनिक बॉन्ड। अब चलते हैं हमारे इस पार्ट के लास्ट पार्ट की तरफ विच इज पोटेशियम एंड क्लोरीन। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो यहां भी यूज हो रही है। हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.2, लेकिन पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो आपको याद आएगा कि पोटेशियम और सोडियम तो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो पोटेशियम और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ करीब करीब होगी। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है तो पोटेशियम की इससे भी कम होती है विच इज 0.8। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.2 एंड फॉर पोटेशियम इट्स 0.8, और अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल हैव द डिफरेंस वैल्यू 2.4, और चूंकि ये तो क्लियरली 1.7 से ज़्यादा है तो पोटेशियम और क्लोरीन में तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड ही बनेगा और इसके लिए किसी भी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को फाइंड करके हम नेचर ऑफ बॉन्ड का कैसे पता लगाते हैं। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स, कि अगर ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे तो उसमें किस स्ट्रेंथ से ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा तो अगर वो आयनिक कंपाउंड है भी तो थोड़ा वीक होगा। सो इस बेस पे हम इन सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स को कर सकते हैं क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर हम इसे ऑर्डर लिखने में आएंगे सो यू कैन सी दैट सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन H एंड Cl। इसका मतलब सबसे कम आयनिक कंपाउंड बनाने की स्ट्रेंथ है H और Cl की, इसीलिए वो तो आयनिक कंपाउंड बनाते भी नहीं हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं जो कि काफ़ी पोलर इन नेचर होता है। सो सबसे पहले आएगा H एंड Cl। ये डॉट शो करता है कि जब H और Cl ये दोनों एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी। अब ये सबसे कम है तो इससे ग्रेटर स्ट्रेंथ वाले को इसके बाद मेंशन करेंगे, जो कि इन चारों वैल्यू में से है 1.3 वाला विच इज H एंड Na। सो सिंपली इसे भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे एंड देन वी विल राइट द
thing which is greater than this, which is sodium and iodine, because its electronegativity difference is 1.6. So यहाँ हम लिखेंगे Na and I, and lastly इन चारों में से जिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वही सबसे स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सबसे एंड पे आएंगे. सो ये तो था क्वेश्चन जिसमें आपने पता लगाया कि नेचर ऑफ बॉन्ड का कैसे पता चलता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उन पेयर्स को हम इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैसे ऑर्डर में लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं हमारे सारे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4.4, और साथ ही साथ हमने एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया है जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं और उससे टाइप ऑफ बॉन्ड या फिर नेचर ऑफ बॉन्ड का पता कैसे चलाते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ MCQs फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4.4. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.